सभी वरिष्ठ सहयोगी, किसान भाइयों, मंच पर विराजमान हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता, मेयर साहब हमारे जम्मू के, और जो एपेक्स कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी, आदरणीय डॉक्टर दलवई, आदरणीय डॉक्टर जोशी, हमारे दोनों वाइस चांसलर डुल्लू साहब, मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आए दिन किसी न किसी कार्यक्रम में आप में से बहुत सारे मित्रों से भेंट होती है, लेकिन वो मुलाकात कुछ ऐसी होती है कि आपको भी जल्दी रहती है, हमको भी जल्दी रहती है। तो मैं यही कहूंगा कि यूं सरे राह मुलाकात हुई है अक्सर, उसने देखा भी नहीं, हमने पुकारा भी नहीं। कई बार आप लोग अपने अपने असाइनमेंट के लिए निकल जाते हैं और कई बार मुझे अगले कार्यक्रम की मसरूफियत की वजह से जाना पड़ता है। नमस्कार हो जाता है, कभी थोड़ी बातचीत भी हो जाती है, लेकिन आज लंबे समय बाद विस्तृत बातचीत के लिए हम सब हैं और खुशी है मुझे कि अरसे बाद हम लोग बातचीत के लिए आज इकट्ठे हैं। 2-3 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनेक प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उन्हें नए आयाम दिए हैं और उसके केंद्र बिंदु में सामान्य नागरिक की आशा, अपेक्षा और आकांक्षाएं कैसे पूरी हो सकती हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया है। जम्मू कश्मीर का भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है, परिवर्तन को कैसे व्यापक बनाया जा सकता है। ढेर सारी स्कीम्स पिछले 3 वर्षों में 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई हैं, लेकिन मैं आज 3 प्रमुख स्कीम्स का जिक्र करूंगा जो अभी 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में हम सबने स्वीकृत किया है। पहली योजना जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के है। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और इससे संबंधित सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनकी आजीविका भी है और इसी पर वो आश्रित है। लगभग 13 लाख परिवार हैं जम्मू कश्मीर के जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, अनेक इस तरह की जितनी एलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें जुड़े हुए हैं। एक नई सोच और नई व्यवस्था के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई। किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा था किसानों की आमदनी दुगनी करना, अनेक योजनाएं भारत सरकार चला रही, आप सब जानते हैं, उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि चाहे वो केसीसी का मामला हो या किसान सम्मान निधि का मामला हो, 100% सैचुरेशन करने में हमें सफलता मिली है और उसका परिणाम जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो नीतियां रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण, उसका परिणाम धीरे धीरे दिखने लगा है। और अगर मैं आमदनी की बात करूं तो आज 18,918 रुपए मासिक आय हमारे किसान भाइयों की हुई है, जो पंजाब हरियाणा को छोड़िए तो शायद कोई और राज्य मुकाबला हमसे नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर की गाड़ी 3 वर्षों में ट्रैक पर आ गई थी, लेकिन उसे अभी और रफ्तार देने का समय था और इसे इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। मैं उस नई योजना पर आगे अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और कुछ उपलब्धियां हमारी हैं उनका मैं जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। पिछले 3 वर्षों में एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर की ज्यादातर स्कीमें
कैपिटल इन्फ्यूजन पहले की तुलना में 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। मान 2019 के पहले जो कैपिटल इन्फ्यूजन था उसकी तुलना में 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। वो हार्टिकल्चर हो, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट हो, डेयरी में व्यापक परिवर्तन के लिए नई स्कीम शुरू करने का मामला हो, 2500 हेक्टेयर जमीन पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने का मामला हो, 320 हेक्टेयर एप्पल तथा 2400 हेक्टेयर ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी उसमें शामिल हैं। 11 सीए स्टोर, 3451 डेयरी यूनिट स्थापित की गई हैं। लाइव स्टॉक सेंटर में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ यूटी कैपेक्स में 4 नई स्कीम शुरू की गई थी। हमने सीप हस्बेंड्री सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक एमओयू भी किया था। वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर करीब 1125 करोड़ रुपए का मटन इंपोर्ट करता है। हमारी कोशिश है कि अगले 5 साल में इस क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बन सके। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने मोबाइल पशु अस्पताल प्रारंभ किया है देश में। हमने पशुपालकों के घर तक सेवाएं पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन 1962 शुरू की है। ये भी भारत सरकार के जो मंत्री हैं रूपाला साहब श्रीनगर आकर के उन्होंने इसे प्रारंभ किया था। 3 साल में हमारा फिश प्रोडक्शन 25% और ट्राउट प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा है। 17,000 फिशरमैन के लिए 6,000 से ज्यादा आवास देने में हमें सफलता मिली है। इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव हमने 3 सालों में पार किया है। लेकिन सबके मन में कहीं न कहीं एक बात उठती थी कि खेती किसान की केवल जीविका का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कैसे किसान की समृद्धि का माध्यम बनाया जा सके। चुनौतियां चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हो, लैंड डिग्रेडेशन की हो, मार्केट की समस्या हो, किसान भाइयों को कैसे संरक्षित किया जाए, ये विचार बराबर चर्चा में रहता था। और स्वाभिमानी किसान और समृद्ध किसान, इस बात को कैसे जमीन पर उतारा जाए। तो 1-2 दिन की वर्कशॉप श्रीनगर में हुई थी। देश भर के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक, हमारे दोनों विश्वविद्यालयों के सम्माननीय कुलपतिगण, हमारे एसीएस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डुल्लू साहब और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट, एलाइड डिपार्टमेंट के सभी हमारे अधिकारी उस 2 दिन की वर्कशॉप में थे। और मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत से काम करके हमने अनुरोध किया था। उसके चेयरमैन डॉक्टर मंगला राय साहब थे कि एक तो मिशन बना के हमको दे दीजिए जल्दी से जल्दी, जो हम आने वाले 4-5 साल में इंप्लीमेंट कर सकें, और एक विजन जो लंबे काल तक जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है और मैं हृदय से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के नागरिकों और किसानों की ओर से विशेष रूप से इस पूरी समिति का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पूरा समय दे करके, सारा काम धाम छोड़ करके इस रिपोर्ट को बनाने में इन लोगों ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और निश्चित रूप से इसके कारण जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कुल 29 इंटरवेंशन इन समिति ने प्रपोज किए हैं। उसके आउटपुट और आउटकम को भी बहुत ही गंभीरता से देखा गया है। जब एक श्रीनगर में हम लोग थे, सेक्रेटेरिएट में बैठक हुई जिसमें एपेक्स कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य भी थे, चेयरमैन साहब भी थे। इन लोगों ने मैं भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, डुल्लू साहब भी थे, हमारे और भी वरिष्ठ अधिकारी थे। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स उस बैठक में मौजूद थे। उस दिन बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन संक्षेप में मैं कहूं कि जो उसका मूल तत्व था वो इन लोगों ने हम लोगों को समझाया और उसे प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है। 5 साल में 5,013 करोड़ रुपए
इन 29 परियोजनाओं को लागू करने में हम खर्च करने जा रहे हैं आने वाले समय में। और मुझे विश्वास है कि ये व्यापक योजना जम्मू कश्मीर के एग्री इकोनॉमी को नई डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी पर ले जाएगा, कृषि उत्पादन को दोगुना करेगा, एक्सपोर्ट में भारी वृद्धि होगी तथा इस सेक्टर को सस्टेनेबल और कमर्शियली वायबल बनाने में सफलता मिलेगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा एवं ग्रामीण समृद्धि में नए युग की शुरुआत मानता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के समग्र विकास से संबंधित ये 29 परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, इनका विवरण आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन संक्षेप में मुझे लगता है कि ग्रामीण जम्मू कश्मीर को जो नई ताकत और नया विश्वास इसके कारण मिलेगा, इस अभियान से संबंधित कुछ विषयों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। वर्तमान कृषि उत्पादन मोटे तौर पर 37,600 करोड़ रुपए का है। इन 29 प्रोजेक्ट्स के द्वारा अगले 5 साल में जो समिति ने अनुमान लगाया है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के कमेटी चली है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि कमेटी ने कहा है इसलिए मैं वही बोलूंगा। कहा कि 65,700 करोड़ रुपए पहुंचाना, बीज से लेकर बाजार तक के तंत्र को मजबूत करना इन इंटरवेंशंस का लक्ष्य है। मैं निजी तौर पर अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि इससे 10-15 हजार करोड़ ज्यादा ही हमारी आमदनी बढ़ने वाली है, लेकिन चूंकि समिति ने कहा मैं इसलिए फिगर वही कोट करूंगा। 29 प्रोजेक्ट्स द्वारा अगले 5 साल में 1900 नए उद्यम स्थापित होंगे और लगभग 3 लाख के आसपास युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा अतिरिक्त 1100 हेक्टेयर लैंड पर सैफरन, राजमा, बासमती, काला जीरा, लाल मिर्च जैसी क्रॉप की खेती की जाएगी। सीड रिप्लेसमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरवेंशन होगा। किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। 5,182 नई प्राइवेट और पब्लिक नर्सरी और 44 सीड विलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जीआई टैगिंग तथा कॉम्पैक्ट वैल्यू चेन की व्यवस्था भी हम सुनिश्चित करेंगे। 1100 हाईटेक ग्रीन हाउस और 3,548 पॉली हाउस स्थापित किया जाएगा और लक्ष्य है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन को 19.90 लाख मेट्रिक टन में लगभग 20 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 26 लाख मेट्रिक टन हम ले जाएं। मेडिसिनल तथा एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन के 750 करोड़ रुपए के मार्केट पोटेंशियल को हमें प्राप्त करना है। वैल्यू चेन तथा एग्रीगेशन नेटवर्क के साथ 67,000 मेट्रिक टन सीए स्टोरेज निर्मित किया जाएगा। हनी प्रोडक्शन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सिल्क वर्म सीड तथा ककून प्रोडक्शन को दुगुना किया जाएगा तथा हाई क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर नई ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा। कंडी और रेनफेड बेल्ट के 14,000 हेक्टेयर लैंड पर मिलेट और न्यूट्री सीरियल्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 60 मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट भी हम स्थापित करेंगे। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 283 नए कस्टम हायरिंग सेंटर्स, 142 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रिसीजन फार्मिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। ऑयल सीड का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट स्थापित की जाएंगी। 300 एफपीओज निर्मित करेंगे जिसमें 3,000 फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप शामिल होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 60,000 किसान भाइयों को मोबिलाइज करने का भी लक्ष्य रखा गया है। फ्रूट की जो वर्तमान इकोनॉमी है वो मोटे तौर पर 10,000 करोड़ के आसपास है। इसे बढ़ाकर 15,000 करोड़ के ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। प्रोसेसिंग सेक्टर को नया सामर्थ्य मिले 17 जिलों में 7 प्रोडक्ट क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।
मिल्क, वॉलनट, मीट, वेजिटेबल तथा बासमती राइस के 5 मेगा क्लस्टर स्थापित करने का भी लक्ष्य है। हर क्लस्टर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से चेरी का मिडी क्लस्टर तथा 12.5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राउट का एक मिनी क्लस्टर निर्मित किया जाएगा। मिल्क आउटपुट को 75% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जितने मिल्क की प्रोसेसिंग हो रही है उसका 3 गुना से ज्यादा अगले 5 वर्षों में प्रोसेसिंग हो, इसको किया जाएगा। 500 विलेज लेवल कलेक्शन यूनिट और 50 बल्क मिल्क चिलर्स स्थापित किए जाएंगे। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग के लिए पंचायतों में 2000 किसान खिदमत सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जो कृषि विज्ञान केंद्र, लाइन डिपार्टमेंट तथा कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको भी हम किसानों के साथ, समाज के साथ जोड़ करके उनकी क्षमता का भी पूरा उपयोग हम कर सकें, इसकी भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। आज सबसे बड़ी चुनौती स्मॉल तथा मार्जिनल फार्मर्स को गरीबी के चक्र से मुक्ति दिलाना है। ये सभी 29 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के लगभग जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं, एक अनुमान है कि 2.62 लाख मार्जिनल फार्मर हैं, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा और 13 लाख किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा, उन्हें आत्मसम्मान भी देगा, उनके आत्मविश्वास एवं उनके स्वाभिमान को नई सामर्थ्य भी देगा। मित्रों, व्यवस्था में बदलाव के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी बदलाव आवश्यक है और ऐसे ही 2 और एम्बिशियस कार्यक्रम मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एस्पिरेशनल जम्मू कश्मीर का जो प्रतीक बनेगा, गांव और शहरों में सामान्य नागरिकों के लिए अच्छी व्यवस्थाओं के सपनों को पूरा करेगा। पहला निर्णय किया गया है एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसे मंजूरी दी है। पूरे देश में ये अपनी तरह का पहला प्रोग्राम होगा जो जम्मू तथा श्रीनगर दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 19 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 57 म्युनिसिपैलिटीज यानी कुल 78 टाउन्स की रैंकिंग करेगा, उनके डेवलपमेंट बेंचमार्क को तय करेगा और सभी शहरों को सस्टेनेबल और सुंदर बनाने में पथ प्रदर्शक का काम करेगा। ये भी योजना 5 साल के लिए होगी। सभी शहरों का परफॉर्मेंस एग्जामिन किया जाएगा। करने के लिए म्युनिसिपल डेवलपमेंट इंडेक्स हमारे प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता जी और उनके सहयोगियों ने तैयार किया है और 7 की पिलर्स हैं: क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्विसेज, इकोनॉमिक एबिलिटी, टेक्नोलॉजी, अर्बन प्लानिंग, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस तथा सिटीजन परसेप्शन के अंतर्गत 37 कैटेगरी तथा 138 इंडिकेटर्स के आधार पर उनके विकास को मापा जाएगा। इस इंडेक्स के लिए सर्वेक्षण का काम आने वाले समय में जल्दी पूरा किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च अप्रैल तक ये काम हम खत्म करेंगे। अब इसके आधार पर बेस्ट परफॉर्मिंग शहरों को इनकरेज और इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। इसके लिए अर्बन रिफॉर्म इंसेंटिव फंड की स्थापना की गई है और उसमें 200 करोड़ रुपए एडिशनल फंड एस्पिरेशनल टाउन्स के लिए रखा गया है। इस ग्रांट के लिए कुछ इंडिकेटर्स तय किए गए हैं जिसके आधार पर ही पैसा दिया जाएगा। एस्पिरेशनल टाउन के कार्यान्वयन के प्लानिंग, मॉनिटरिंग तथा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापित की जाएगी। आईटी डिपार्टमेंट म्युनिसिपल डेवलपमेंट इंडेक्स के प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए डैशबोर्ड स्थापित करेगा। सभी डीसी डिपार्टमेंट के हेड के साथ मिलकर
एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे, जिसके द्वारा हम स्पीडी डेवलपमेंट के लिए योजनाओं के कन्वर्जेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। सभी शहरों के लिए अभी पीछे जब माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम चल रहा था तो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मूल रूप से टाउन के मेंटर के रूप में वर्ष भर वो काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर का हर शहर आदर्श शहर हो, नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। मित्रों, इसी तरह एस्पिरेशनल टाउन की तर्ज पर ही गांवों तथा ग्रामीण नागरिकों की दिशा और दशा बदलने के लिए जम्मू कश्मीर में एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी स्वीकृति मिली है। इस एम्बिशियस प्रोग्राम के अंतर्गत पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के 100 पैरामीटर्स सभी 4291 पंचायतों के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। उसके आधार पर 285 मोस्ट बैकवर्ड पंचायतों का चयन होगा और यह प्रक्रिया भी आने वाले 3 महीने में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मोस्ट बैकवर्ड पंचायत का चयन करने के लिए 100 पैरामीटर्स 9 सेक्टर्स से लिए जाएंगे। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड गुड गवर्नेंस। इन सभी 285 एस्पिरेशनल पंचायतों का विकास डिस्ट्रिक्ट, यूटी तथा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कन्वर्ट 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया था, वो अनवरत उस काम को करेंगे। मित्रों, और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं हमारे, चाहे शहरी क्षेत्रों के या ग्रामीण क्षेत्रों के, उनकी भी सक्रिय भागीदारी इन कार्यक्रमों में हो, इसका हर प्रयास किया जाएगा। उनसे भी चर्चा की जाएगी। आज मैं जिन 3 नई योजनाओं की मैंने आपसे चर्चा की है, वह स्वावलंबी जम्मू कश्मीर के महत्वाकांक्षी संकल्प को साकार करने में हमें सफलता देगी, इसका मुझे भरोसा है। इन तीनों कार्यक्रमों को हमने मिशन रूप में लिया है। प्राथमिकता के आधार पर इनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर का मिजाज बदला है। तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिन्होंने सामान्य नागरिक के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफी हद तक सफलता दिलाई है। मैं जानता हूं, जब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तब नई आकांक्षाओं का जन्म होता है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि आजादी का यह अमृत कालखंड आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति का भी कालखंड है। पूरी सामर्थ्य और जिम्मेदारी से उन्हें पूरा करने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं मीडिया के सभी मित्रों को एडवांस में ही 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात मोटे तौर पर कह ली है। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और 2 पंक्ति कह के, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मयस्सर हो तो आरजू ही सही, अगर इंतजार कठिन है तो जब तके दिल किसी के वादा एक फर्दा की गुफ्तगू ही सही।
मिली किसी के वादा फरदा की गुफ्तगू ही सही। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये सीधी तस्वीरें आप जम्मू से देख रहे थे, जहां एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त खिताब कर रहे थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने पहुंचे हुए थे और जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए उज्जवल कामना वो करते हैं और उनका प्रशासन इसको लेकर प्रतिबद्ध है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही और किस तरीके से परियोजनाओं को वहां पर लागू किया जा रहा है, डेयरी के सेक्टर में किस तरीके से वहां पर सुधार किए जा रहे हैं, लोगों को किस तरीके से सर्विसेज वहां मुहैया कराई जा रही हैं, इन तमाम बातों के ऊपर एलजी मनोज सिन्हा ने प्रकाश डाला। उन्हें आप सीधे सुन रहे थे और यूनियन टेरिटरी प्रशासन ने लोगों के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से कदम वहां पर उठाए हैं, ये तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। सर नमस्कार, अजय जंडियाल हूं इंडिया न्यूज से। और अब एलजी मनोज सिन्हा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सुनिए। इसी के संदर्भ में सवाल पूछे तो उसी से है, ये जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स को किस तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि जो गांव, क्योंकि दूर दराज के गांव जो खासतौर पे राजौरी, पुंछ हो, किश्तवाड़ या दूर दराज के जो गांव हैं, वहां कई बार चीजें, जानकारियां नहीं पहुंचती, उसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाए। और एक बड़ी जो कठिनाई है डिपार्टमेंट के लिए भी, कई राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ के इलाके हैं जहां पर पानी उस तरह से अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर के काम में आने के लिए। मैंने आपको बताया कि केवल राजौरी, पुंछ नहीं, एक बड़ी एरिया है जहां पानी का पर्याप्त प्रबंध नहीं है। कम पानी में तकनीक के आधार पर कैसे बढ़िया खेती की जा सकती है, ये इंटरवेंशन भी समिति ने प्रपोज किया है। आपके ध्यान में होगा प्रधानमंत्री जी ने 2 सिंचाई की परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, तो उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी जो चिंता है स्वाभाविक, उसका भी इस इंटरवेंशन में ध्यान रखा गया है। ये सच है कि प्लान बनाना और जमीन पर इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों में अंतर होता है। मैंने आपसे जिक्र किया कि दोनों विश्वविद्यालय में जो हमारे ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर के जो भी हमारे जिला स्तर के या डिविजनल स्तर के या प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं और दोनों यूनिवर्सिटीज के जो हमारे टीचर्स हैं, उनमें भी बड़ा जबरदस्त उत्साह है। बाकी हम ये कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जनभागीदारी हो, इन योजनाओं को निश्चित रूप से हम पहुंचा सकें। इसमें आपका भी सुझाव और सहयोग लिया जाएगा। सर इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, अभी जो भी गेहूं की जब बुआई हो रही थी, उसमें जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी ये हुई कि कई इलाकों में लोगों को बीज उपलब्ध नहीं हो पाया। जो बीज मिल पा रहा था वो सरकारी बीज पे, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं कि शायद वो एक अच्छा बीज है, और प्राइवेट सेक्टर के जो सेल्समैन हैं या बाकी लोग हैं, वो उनको प्रोजेक्ट करते थे जिसमें कई बार फसल खराब हो जाती है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है लोगों का, उसके लिए कुछ किया जा रहा है? मैंने इसको विस्तार से बताया कि सीड रिप्लेसमेंट सबसे महत्वपूर्ण इंटरवेंशन है, अच्छी क्वालिटी का सीड, और उसके लिए हम किसान खिदमत सेंटर भी बना रहे हैं, सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी बना रहे हैं, सीड विलेज भी बना रहे हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस इंटरवेंशन के बाद ये दिक्कत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सर नमस्कार, तेजिंदर सिंह सोडी बोल रहा हूं नेटवर्क 18 से। सर पहली बार पिछले 30 साल में ऐसा हुआ कि कश्मीर के स्कूलों ने एक पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो है कंप्लीट किया है, जो कि पिछली चर्चा बाद में करेंगे। पहले जो विषय है उस पर जिनको सवाल पूछना है पूछ लें, क्योंकि नाश्ता इतना बढ़िया है कि आप मिस कर जाएंगे, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। आप सर सवाल आपके सर गुरसिमरन रिपब्लिक टीवी से। सर सवाल आपकी कल की बैठक को लेकर है, G20 को लेकर वो होस्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर। सर कुल कितनी बैठकें होंगी, और उसके अलावा एक आतंकी खतरा लगातार बना हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? तो अब ये मैं मान लूं कि जिन 3 विषयों की उन्होंने चर्चा की उस पर अब कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है? ओके, तब G20 से शुरू करता हूं। कल हम लोगों ने बैठक करी थी, अभी तक एक बैठक श्रीनगर में प्रस्तावित है। भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है
कि एक बैठक जम्मू में भी हम करना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स कल थे, हम लोगों ने एक व्यापक योजना बनाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह की तैयारी है उससे कहीं पीछे हम नहीं रहेंगे और हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जम्मू कश्मीर कैसे दे सकता है, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे शोकेस कर सकते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों की भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी का कार्यक्रम बने, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे विद्यार्थी इसमें कैसे जुड़ सकें और विमेन लेड डेवलपमेंट जो हुआ है उसको भी हम शोकेस करने की कोशिश करेंगे। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, आप आश्वस्त रहिए। अमरनाथ यात्रा के पहले भी बहुत कुछ हमने सुना था, बहुत भगवान की, शंकर भगवान की कृपा से यात्रा बहुत सफलतापूर्वक हुई और हाईएस्ट श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सुरक्षा की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उनकी कमर टूट गई है जो लोग सुरक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में बैठक होगी, पूरा उनका सम्मान होगा, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को समझ करके यहाँ के आतिथ्य को स्वीकार करके एक अच्छा अनुभव लेकर के लोग जाएंगे। सर, पल्लवी सरीन फ्रॉम पीटीआई। आपने आज जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की बात की उसमें एस्पिरेशनल टाउन्स में एक पैरामीटर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो अभी जो रिसेंटली लैंड रूल्स मॉडिफाई किए गए हैं उसको लेकर कश्मीर में काफी आउटरीच है होटलियर्स के द्वारा, जिनका कहना है कि इन लैंड रूल्स के वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी गुलमर्ग की या इन एरियाज की है वो डाउन हो जाएगी। तो क्या किसी स्टेक होल्डर को कंसल्ट किया गया था बिफोर फ्रेमिंग दिस रूल्स और इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा जो आपको लगता है? ठीक, एक बात समझनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ देश में चलता है और जम्मू कश्मीर में भी अब रूल ऑफ लॉ ही चलेगा। दूसरी बात यह समझिए कि ये जो नए कानून बनाए गए हैं, यहाँ के लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे, प्रतिगामी थे और अनेक परिवर्तन हम लोगों ने किए। यहाँ कानून ये था कि अगर आर्चर्ड लगाना है किसान को तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए और काटना है तो भी परमिशन चाहिए। वो कानून हमने बदला, अनेक इस तरह के बदलाव हमने किए हैं। लैंड पासबुक तीनों भाषाओं में लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर महाभारत के समय लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त रहे होते तो भगवान कृष्ण ने वो 5 गांवों का मसला सुलझा दिया होता, तो वो काम हम करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुश्किल से 400-500 लोग प्रभावित होने वाले हैं और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कोई भी गरीब दुकानदार या गरीब आदमी से प्रभावित नहीं होने वाला है। हाँ, ये सच है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 5 रुपए में लेकर के लोग राज कर रहे हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो देश का आज कानून है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान मैं भी करूंगा, पूरे देश को करना चाहिए और सबको करना चाहिए और वही कानून हमने बनाया है। देश के किसी राज्य में कोई दूसरा कानून नहीं है। कुछ लोग अनावश्यक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, मोहम्मद अशरफ सर, ईटीवी से मोहम्मद अशरफ सर। केसीसी लोन की जो लोन दिया जा रहा है जमींदारों को, पहले से ही डिमांड है कि वेवर वो माफ किया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वादी कश्मीर में पहले ही किसानों को नुकसान से दुचार होना पड़ा, अनसीजनल बर्फबारी हुई जिससे जो सेब की पैदावार थी उसको भी असर पड़ा। क्या कोई प्रोग्राम है, प्लान है सरकार का कि वो जो केसीसी लोन है वो माफ किया जाए? जी, वो माफी वाला जमाना खत्म हो गया, ठीक है ना। किसानों की आमदनी हमने 2 सालों में इतनी बढ़ा दी है कि पंजाब हरियाणा के बाद हम आ गए हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 5 साल बाद देश में सबसे ज्यादा आमदनी जम्मू कश्मीर के किसान की होगी। सर, आखिरी 2 सवाल। उपराज्यपाल जी नमस्कार, मैं सुनील भट्ट इंडिया टुडे ग्रुप से। बोलिए भट्ट साहब। ऑन कैमरा आपसे थोड़ा प्रश्न पूछने का अवसर बड़ा कम ही मिलता है हमें, इसलिए आप मौका नहीं देते हैं, मैं तो तैयार हूं। ठीक है, आज अवसर मिला है तो मैं इसका लाभ उठाना चाहूंगा। 2-3 प्रश्न है मेरे। आज आपने कृषि सेक्टर के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके मतलब संबंधित एक प्रश्न है। अभी हाल ही में उपराज्यपाल जी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है इजरायली दूतावास से वहां के कृषि अटैची आए थे और उन्होंने यहाँ पर कई स्थानों का दौरा किया और जो बात जो सामने आई, मैंने भी इस पर एक स्टोरी की कि यहाँ पर वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं, जम्मू संभाग में भी, कश्मीर घाटी में भी।
उसके बाद आतंकी संगठनों ने जो है धमकी दी कि इजराइल के कोई भी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको यहां पर बनने नहीं दिया जाएगा, उस पर जो है हमला किया जाएगा। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, आज ही देश के स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस समय कोविड की महामारी का खतरा एक बार फिर से उत्पन्न हो गया है, या तो वो अपनी यात्रा स्थगित करें या कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उपराज्यपाल जी, जनवरी के महीने में राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के तहत। मुझे बताइए कि यहां पर क्या उन्हें अनुमति मिलेगी यात्रा के लिए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी कई जो है यहां पर मुद्दे हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, हम कई महीनों से देख रहे हैं कि यहां जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं, डोगरा हिंदू समुदाय के जो रिजर्व कैटेगरीज के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स हुई है कश्मीर घाटी में। उनकी मांग है कि उनका स्थानांतरण यहां जम्मू में होना चाहिए। कई कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। इस पर प्रशासन क्या कर रहा है? धन्यवाद। एक आध और है तो जोड़ लीजिए, फिर बहुत दिन बाद मौका मिलेगा। शुरू करें। एक तो जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन ऑफिस खुलेगा कौन ऑफिस नहीं खुलेगा, इसका फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार करेगा। किसी दूसरे के इशारे पर यह काम नहीं होने वाला। वो दिन लद गए, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात क्या थी उनकी? देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने बात कही है और किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी। क्या स्थिति रहेगी इस पर निर्णय किया जाएगा। और यहां पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आजादी है। बस एक ही बात पर पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूर रोका जाएगा। तीसरी बात, आपने कश्मीरी पंडित और जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की बात उठाई है। हाँ, ये सच है कि दुखद घटना मई में हुई थी और उस समय से ये भाई हमारे हड़ताल पर थे। निरंतर मैं उनके संपर्क में था और उनकी जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थीं, मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि उनका समाधान कर दिया जाए। मैं आपको अब गिन करके बताता हूं। एक, वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए। डीसी, एसपी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया। कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो शहर के नजदीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि कहीं भी एक कोई कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा। हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात कर किए गए। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजटेड से गजटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा, साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई। अधिकांश काम के टेंडर हो गए हैं, 1-2 बचे वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे और अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं। तो वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है
ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं। इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट कैडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता है। अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं। एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया। वो कमेटी विचार कर रही है। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल अगर कोई है तो हो गया। उस साइड से आखिरी सवाल। भूख लगी है उन लोगों को। आप सवाल है, बहुत बढ़िया नाश्ता है। चलो ठीक है सर। कोई है एक और ये है सर यहाँ से। सर सुमिंदर फ्रॉम एएनआई। सर कई नेताओं का कहना है कि सरकार बोलती है कि काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। हाँ, मैंने भी कल अखबार में पढ़ा। मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक टाइपिंग एरर है, उसका सुधार हो जाएगा और संसद में भी उसका सही जवाब दे दिया जाएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से आप चाहे तो चर्चा करेंगे तो मैं 13-14 लोगों का नाम बताऊंगा जिन्होंने 100 करोड़, 200 करोड़ और इवन 900 करोड़ इन्वेस्ट किया है। इसलिए उसकी चिंता आप मत करिए, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे 38,080 करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उन्होंने की थी। उनमें से जमीन लोगों को दे दी गई है। कुछ जगह हमारी दिक्कत है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बना सके हैं। प्राथमिकता के आधार पर वहां सड़क, बिजली, पानी बनाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूं, ये आंकड़ा 70,000 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करके जब बड़ी वाली फैक्ट्री लगेगी तो वहीं आपसे फोटो खिंचवाऊंगा, आपको विशेष मिठाई खिलाऊंगा। सर एक सवाल, सर आखिरी सवाल है। थैंक यू। प्रदीप दत्ता सर, छोटा सा सवाल, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ टीवी चैनल से। आपने हाल ही में बयान दिया कि आप जो टेररिज्म का इकोसिस्टम है उसको डिसमेंटल करने जा रहे हैं और उस पर काफी चीजें हो भी रही हैं। क्या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं? अगर हिस्सा हैं तो क्या कार्रवाई उनकी अगेंस्ट की जाएगी और ताकि आप इस इकोसिस्टम को पूरी तरह डिसमेंटल कर सकें? देखिए, ये सब बातें पत्रकार वार्ता की नहीं है। ये एसीएस होम, हमारे पुलिस के अफसर, हमारे इंटेलिजेंस के लोग इसका रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन इकोसिस्टम का हिस्सा है, कौन नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं नीतिगत तौर पर कि हिस्सा जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी फील्ड में हो। थैंक यू। ऑल में काइंडली राइज फॉर द नेशनल एंथम प्लीज। धन्यवाद। नेशनल एंथम। तो जम्मू में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही थी, जहां से आप सीधे एलजी मनोज सिन्हा को देख पा रहे हैं। मीडिया के साथ वो मुखातिब हो रहे थे। मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। इससे पहले उन्होंने इस कार्यक्रम में संबोधन दिया, जहां पर किस तरीके से केंद्र की परियोजनाओं को, किस तरीके से लोगों के उत्थान के लिए तमाम योजनाओं को यहाँ पर लाया जा रहा है और उन्हें उनका क्रियान्वयन यहाँ पर किया जा रहा है। इसी संदर्भ में तमाम जानकारियाँ उन्होंने यहाँ पर साझा की और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब दिया।
तो एलजी मनोज सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से यहाँ पर परियोजनाओं को लागू किया जाए ताकि आखिरी व्यक्ति तक उनका लाभ पहुँच सके, हर कोई उन परियोजनाओं से लाभान्वित हो सके, उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सके, ये तमाम जानकारियाँ यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा दे रहे थे। और यूटी प्रशासन किस तरीके से योजनाओं को लागू कर रहा है, डेयरी को लेकर इकाइयां यहां पर स्थापित की गई हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लोगों को आगे और काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है यूटी प्रशासन द्वारा। ये वो तमाम जानकारियां यहां पर एलजी मनोज सिन्हा दे रहे थे। उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब दिया और प्रधानमंत्री की इच्छानुसार योजनाएं यहाँ पर लागू की गई हैं। एक विजन को देखते हुए, जम्मू कश्मीर के विकास को देखते हुए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो लंबे समय तक लोगों को जिसका फ़ायदा मिल सके, डेयरी के क्षेत्र में चाहे फार्मिंग के क्षेत्र में, ये वो तमाम जानकारियां एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर लोगों के साथ साझा कर रहे थे। जम्मू से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पहुँचे हुए थे और खिताब करने से पहले की तस्वीरें हैं। तमाम अधिकारी भी अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पर मौजूद हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है जहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा खिताब कर रहे थे और जनता को किस तरीके से यूटी प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में जो परियोजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी के क्षेत्र में हो या डेयरी के क्षेत्र में हो, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन यहाँ पर करना है, किस तरीके से उन्हें यहाँ पर लागू किया जा रहा है, लोगों को किस तरीके से उसका लाभ मिल रहा है, ये वो तमाम जानकारियाँ एलजी मनोज सिन्हा साझा कर रहे थे। अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, माई टाउन माई प्राइड और बैक टू विलेज, महत्वाकांक्षी टाउन, इस तरीके की तमाम योजनाएं जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जिनका लाभ जनता को मिल सके और उस लाभ को लेने के लिए जनता को किस तरीके से कदम उठाने की ज़रूरत है, यूटी प्रशासन किस तरीके से उसमें सहयोग कर रहा है, ये तमाम जानकारियाँ एलजी मनोज सिन्हा साझा कर रहे थे। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी मनोज कौल का, जो इस कार्यक्रम को कवर कर रहे थे, उन्हीं से हम जानेंगे और समझेंगे। मनोज, अभी संभवतः आप इस कार्यक्रम में मौजूद थे और जितना मैं देख पा रही हूँ एलजी मनोज सिन्हा के संबोधन को आपने सुना, उनके खिताब को उन्होंने सुना और किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन्हें यूटी प्रशासन जम्मू कश्मीर में लागू कर रहा है, अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये वो तमाम जानकारियां एलजी साहब यहाँ पर साझा कर रहे थे। क्या कुछ इसको लेकर क्लियर हो पाया है? देखिए, उन्होंने 2-3 स्कीमें जो है उनका जिक्र किया है, खासतौर पे जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स जो है उसके लिए कई स्कीमें उन्होंने कहा कि यहाँ चलाई जा रही हैं, क्योंकि कोशिश सरकार की ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं और एग्रीकल्चर और उसके एलाइड जो सेक्टर्स हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि यहाँ जो किसान है उनकी आय बढ़ाई जाए और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आज तक जितनी भी जो यहाँ कोशिशें की गई हैं किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए, उनका ये कहना था कि पर फैमिली 18,000 से ज़्यादा इनकम अभी जनरेट हो रही है जो यहाँ का आम किसान है, जो कि पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा है। यानी कोशिश सरकार की है कि जो छोटे ज़मींदार हूँ उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो एस्पिरेशनल टाउन्स हैं, यानी जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो टाउन्स है, जैसे उसमें एक स्कीम थी माई टाउन माई प्राइड, तो उसका उन्होंने जिक्र किया। उनका ये मानना था कि अगले 5 साल में वो चाहते हैं कि जितने भी जो टाउन्स यहाँ हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की हों श्रीनगर और जम्मू की, या बाकी जो म्यूनिसिपल कमेटियाँ हैं जो टाउन्स और बाकी जो एरियाज हैं, वहाँ जो डेवलपमेंट को कैसे सुनिश्चित किया जाए उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि एक कंपटीशन जो विद इन द जो सिटीज़ होगा वो भी किया जाएगा, उसके लिए उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, उसके लिए एक अलग फंड भी रखा
गया है। तो वो कोशिश है कि जितने भी जो यहाँ जो टाउन्स हों या सिटीज हों उनकी हालत बेहतर हो, वो साफ सुथरे दिखे और जो सुविधाएं हैं ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं शहरियों को दिए जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब टाउन्स के साथ साथ वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एस्पिरेशनल पंचायत से यानी गांव का भी विकास होगा, गांव में भी कोशिश ये की जाएगी कि वहां सुविधाएं बढ़े, वहां जो लोग रहते हैं उन तक हर एक वो सुविधा पहुंचे, उन तक वो हर एक स्कीम पहुंचे जो केंद्र सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के चाहे वो शहरों में रह रहे हों या गाँव में रह रहे हों, जितनी भी इम्प्लीमेंट करने वाली स्कीमें हैं, जितनी भी स्कीमें मरकजी सरकार बिल्कुल मनोज, तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से योजनाएं जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर बदलने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। डेवलपमेंट की ओर जम्मू कश्मीर को ले जाने की कोशिश यूटी प्रशासन द्वारा की जा रही है। मनोज, आपका बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।